पिथौड़ा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सदुपा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पे मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। हमारे साथ जयंत वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। जयंत सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगी आपसे। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में इनहेरिटेंस टैक्स चलता है और अमेरिका के तो 6 स्टेट्स में शायद ये लागू है। सैम पित्रोदा ने जिस चीज का यहाँ पर जिक्र किया था, कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि रॉबिन हुड जैसी छवि बन जाए कांग्रेस की, लेकिन ये चीज उन्हें कांग्रेस को चुनावी फेज में डैमेज करती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो कांग्रेस ने अभी जो बात कही है वो इनहेरिटेंस टैक्स की, वो सैम पित्रोदा ने बोली थी। तो वो तो पहले स्टेट ड्यूटी लगती ही थी, और जो स्टेट ड्यूटी लगती थी तो जब इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी का सरकार आया तो उन्होंने उस स्टेट ड्यूटी को खत्म किया। जो इनहेरिट करते थे तो उसमें स्टेट ड्यूटी लगा करती थी, ये तो इन्हीं ने खत्म किया था उसको। और शायद इसीलिए खत्म किया था कि हो सकता है इनकी खुद की संपत्ति पे स्टेट ड्यूटी का मामला बनता, या फिर इनके जो भी परिचित होंगे या इनके जो प्रिय लोग होंगे उनको बचाने के लिए ये काम किया होगा उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सैम पित्रोदा ने जो बात कही है वो उतनी नहीं है। मतलब पहले उनको पूरा इतिहास पे जाना चाहिए कि ये पहले था और खत्म किसने किया था। बिल्कुल बिल्कुल।
एक रिएक्शन, ये जो अभी हमने बयान सुनाया है, आलोक वत्स साहब का एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। सर प्लीज। तो भी बात हो रही है विरासत टैक्स की, और अमेरिका में सैम पित्रोदा जो इनके इंडियन ओवरसीज बॉडी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कही है, उसका अभी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मेरे समझ से कोई लेना देना नहीं। और सही कहा वरिष्ठ पत्रकार ने कि इसको तो खत्म किया था कांग्रेस ने राजीव गांधी के समय में, जो वो टैक्स लग रहा था उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया। तो अभी इसकी बात करना कि कांग्रेस इस बात को कर देगी, ये तो मैं समझता हूं बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। और इस बात को बार बार उछाला जा रहा है कि कांग्रेस आएगी तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा के सारा जमीन हथिया लेगी और 55% टैक्स लगा देगी। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है? किसी ने अमेरिका में ये बात कही, वो उनसे जुड़े हुए लोग हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि वो लागू हो जाएगा इंडिया में आके और इंडिया के लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे समझ से ये तर्क संगत नहीं है अभी के माहौल में। अब इसको कोई आदमी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा हो तो वो बात अलग है। ठीक ठीक। और नायक साहब आपका, और देश की जनता इस बात को समझती है। जी जी। रोहित नायक साहब आपका रिएक्शन प्लीज। कि मैंने पूरा बयान सुना, पहले तो मुझे ऑडियो ठीक से आ नहीं रहा था, फिर भी क्योंकि मैं इंटरव्यू थोड़ा अंश में देख चुका था तो मुझे ये जानकारी लग गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बातें उछाली जा रही हैं, जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की तारीख में देश को जागृत करने प्रधानमंत्री जी ने बड़ा बेड़ा उठा रखा है, लेकिन जब वांगचुक जी करते हैं कुछ लद्दाख में तो उसका बेड़ा इन्हें नहीं उठा रखा है। जब मणिपुर में कुछ होता है तो उसका बेड़ा कुछ नहीं उठा रखा है। जब पद्म जीती हुई जो रेसलर्स है वो कुछ एक आंदोलन करती, उसका बेड़ा, किसानों का बेड़ा नहीं उठा रखा है। अचानक से चुनाव में उन्होंने बेड़ा उठा रखा है। और मुझे तो लगता है आपको पहले इस इंटरव्यू से पहले प्रधानमंत्री जी की आरती उतारनी चाहिए थी, क्योंकि वो कम से कम पहली बार किसी मीडिया हाउस के सामने आए। हाँ, ये बात अलग है कि वो चुनावी पूरा एक उनने चोला ओढ़ रखा है। और जिस तरीके से वो ये बातें कह रहे हैं कि किसी के घर में घुसकर उसके अनाज के डब्बे में से ये देखा जाएगा, बिल्कुल ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनके घर में घुसकर उनके अनाज के डब्बे में ये देखा जाएगा कि वाकई जो अनाज बांटा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, क्योंकि कभी नीति आयोग कुछ कहता है और कभी कोई गरीब निकलता है। जिस तरीके की डिस्पैरिटी इनके खुद के बयानों में एक सभा में आती है, ये खुद ही नहीं जानते कि इनको करना क्या है। तो मुझे लगता है उस डब्बे में झांकना आवश्यक है, लेकिन ये देखने के लिए कि उनके पास भरपूर पेट भरने के लिए अनाज है या नहीं। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर व्यास, आर्थिक असमानता, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम, आर्थिक असमानता का जिक्र हो तो आप कह रहे हो कि ये तो एक्सरे है। डॉक्टर व्यास, देखिए दोनों चीजें हैं। जिन्होंने ये बात इनहेरिटेंट टैक्स की बात करी, निश्चित रूप से 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो उसको लेके उन्होंने बात करी थी। और उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टैंड था, और वो ओवरसीज अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और जिस तरीके से वो कटाक्ष करते हैं। और उसके बाद में वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो मुझे बताइए ना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? आज भारत इस परिस्थिति में कि लगभग पर ईयर 600 टन सोना सिर्फ भारत में खरीदा जाता है। तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या सोने का प्रयोग करेंगे जो भारतीय महिलाओं ने अपनी गुण कमाई से, अपनी बचत से बचा के रखा है? और लगभग 42 to 43% डेब्ट टू जीडीपी है। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर है तो भारत की है। तो आर्थिक असमानताओं को प्रदर्शित करना ये कांग्रेस का कृत्य है। 1970s का दौर कहां कांग्रेस का कृत्य है? डॉक्टर व्यास, आर्थिक असमानता के आंकड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, आईएमएफ जब तारीफ कर देता है तो बहुत अच्छा, अगर वो आपसे सवाल पूछ लेता है या कोई सवाल उसके आंकड़े से खड़ा हो जाता है तो आप नाराज हो जाते हो यार। बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पास। जी हमने तो जवाब दिया ना ललित जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये आर्थिक असमानता की जो बात हो रही है, जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें इस बात को प्रदर्शित किया गया है कि 1% लोगों के पास 40% हिंदुस्तान के पैसे हैं। उन लोगों का एक्सरे कैसे होगा? गरीब के घर में जाके तो उसका टिफिन खोल के देख लीजिएगा कि उसके पास ज्वेलरी है कि उसमें अनाज रखा हुआ है। लेकिन जो प्रदर्शित चीज है, विच इज ऑन रिकॉर्ड, दैट 1% पॉपुलेशन हैज 40% एसेट ऑफ इंडिया कॉर्नर बिटवीन देम। ठीक, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? डॉक्टर व्यास, रिएक्शन प्लीज।
देखिए ये सिर्फ इंडिया की बात है या सभी विकासशील देशों की बात है? दूसरा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अभी इंडिया के संदर्भ में इंडिया का बात पर ही जवाब दीजिए आप। मुझे लगता है सिर्फ 1% आंकड़ा है, वो बेईमानी है। अभी आप देखेंगे तो उसमें कई सारे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जिसमें से जैन भी हो गए, जिसमें से बौद्ध भी हो गए। अगर आप पुणेवाला की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे कई नाम प्रदर्शित होते हैं जो नीचे धरातल से उठ के आज उस परिस्थिति तक पहुंचे हैं। और दूसरा, जिस तरह से वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी और किसी एक समाज को टारगेट करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में सैम पित्रोदा जी का बोलना और ये कहना, स्पेशली उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास जो है उनको भी उन्होंने उसमें इंगित करा कि वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आपने याद दिला दी सुषमा स्वराज की, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कहां लुटा। मैं उनको रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूं, आप किसी कारवां मत ले जा लेना मेरे को। ललित, यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो डॉक्टर व्यास इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। जयंत सिन्हा का भी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि किस तरह से वो भी इस फेवर में थे इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर। देखिए दो चीजें होती है, जिस तरह से राजनीतिक बयान होना, मैनिफेस्टो में जिक्र होना और उसको पटल पर लेके आना, ये तीनों बातें। जिस तरह से हम लोग चर्चा करके ईडब्ल्यूएस की बात कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस तो कांग्रेस भी लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। ठीक है, क्यों खारिज कर दिया था? रोहित जी, आप यहाँ पर बात करते हैं न्याय पत्र, आपने नाम दिया अपने मैनिफेस्टो को, न्याय पत्र नाम दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपके इस मैनिफेस्टो के पीछे पूरा न्याय जो है ना वो सिर्फ एक ही पक्ष के लिए है। अगर कांग्रेस ने कही है तो केवल एक ही बात कही है कि एक परिवार की पार्टी है। नैरेटिव को चेंज करना बीजेपी खूब बखूबी जानती है, लेकिन मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि अगर इस तरीके की बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो वो कितनी तथ्यात्मक होती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो वो क्या केवल ऐसे ही अपने पद की गरिमा नहीं जानते क्या वो, कि उनको क्या कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भाई इतना गोल्ड खरीदा जाता है, इतना सोना भारत में खरीदा जाता है, तो क्या उसका एक्सरे होगा? जी नहीं, भारत एक बहुत बड़े शैमक में जीता है, एक बहुत बड़े छदाम में जीता है। बिल्कुल कोई भी चीज सत्य नहीं है। जिस तरीके की पूंजी ये दिखाई जाती है, जो 1% आबादी की भी है, ये मुझे लगता है कि सरकारी पैसे का दोहन करके बनाई गई है। क्योंकि अगर इनकी बात की जाए तो सऊदी अरब जो देश दुनिया के सबसे बड़े परिवार है, वहां पर इनका नाम क्यों नहीं आता? अगर एक अरब परिवार से, एक अरबी परिवार से सऊदी अरब के इनका कंपैरिजन कर लिया जाए तो पैर के नाखून भी ना निकलेंगे। तो फिर उनके पास पूंजी ज्यादा है या इनके पास पूंजी ज्यादा है? मुझे ये लगता है कि यही एक्सरे आवश्यक है, ताकि वो 1%। ठीक है, नायक साहब मैं आपको रोक रहा हूं। और एक नायक साहब, लास्ट बात, जस्ट 5 सेकेंड। अगर सोना किसी देश में ज्यादा खरीदा जाता है तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसलिए खरीदा जाता है, असुरक्षा के कारण खरीदा जाता है। ये पता नहीं, मुझे लगता है। चलिए, माननीय वत्स सर कुछ कह रहे हैं, मैं आऊंगा वत्स सर आपके पास। मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्लीज। हाँ, कि ये जो वेल्थ है ये लॉपसाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वेल्थ शहरों में ज्यादा आ चुका है। जब से लैंड सीलिंग एक्ट आया तब से कोई बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। ठीक। अब ये सारा पैसा बड़े शहरों में है, वहीं पर ये कॉर्नर है और वही 1% लोगों के पास है। तो गांव में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो टिफिन के डिब्बे में बहुत सोना नहीं निकलने वाला है जी। 2-4 ग्राम 10 ग्राम निकल जाए तो बहुत है। मेन जगह है दिल्ली के लॉकरों में, यहाँ तलाशी लीजिए और यहाँ पर पता कीजिए। एक और मेन बात यह है कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा मन सियासतदान का हो जाए तो बात ही अलग है। एक और बात, अब हम इस फेज को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, एक और महत्वपूर्ण बयान वो हम आपको सुनवाएंगे और फिर ये चर्चा आगे चलेगी। सभी तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। तीसरे फेज के मतदान से पहले पीएम मोदी का ये धमाकेदार इंटरव्यू किया गया है। इस इंटरव्यू में जिस तरह से पीएम मोदी एक के बाद एक तगड़े प्रहार कांग्रेस पर कर रहे हैं, उससे सियासत गर्म होती नजर आती है। तो कर्नाटक सरकार पर कड़ा प्रहार। बिल्कुल ललित, सियासत सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों में नहीं बल्कि कर्नाटक में भी गर्म होना तय है, क्योंकि पीएम मोदी ने कर्नाटक को लेकर चौंकाने वाली कई बातें कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्नाटक की जो जनता है वो पछता रही है कि उन्होंने सत्ता किसको सौंप दी है। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कांग्रेस में कांग्रेस के कई लोग खुद को सीएम मान रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। बेंगलुरु पर यह बयान भी उन्होंने दिया है। पहले ये बयान सुनते हैं, फिर चर्चा कंटिन्यू रहेगी।